हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर देखने वाले हैं ऑफ क्लास 12th। प्रोबेबिलिटी का समरी देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो है क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी चैप्टर की समरी देखी थी और आज के वीडियो में हम 12th क्लास का देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक छोटी सी कोशिश है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक वीडियो में जल्दी से समरी देखना चाहते हैं कि क्या है इन चैप्टर्स के अंदर, एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपकी 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी है, इसके अंदर बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, किस तरह से आप अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ये कुछ बेसिक्स है। अब जैसे आप 12th क्लास में आते हो तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली हम चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कुछ कंडीशन है, तो देखिए क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपके ई और एफ दो इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस। मतलब हमने जो है सैंपल स्पेस तो आपका सेम ले लिया, ठीक है, और उससे जो है हमने दो इवेंट ले लिए ई और एफ, ठीक, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन एफ हैज अकर्ड इज। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारा जो है एफ ऑलरेडी अकर हो चुका है और फिर जो है हमने ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपका एफ क्या हो चुका है, अकर हो चुका है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, और इसी चीज को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, फिर हमने देखना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी दूसरे जो भी गिवन इवेंट है उसके होने की। सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कि ताश के गड्ढे, ठीक है, तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से मान लीजिए मैंने एक कार्ड निकाल दिया, ठीक है, तो अब कितने कार्ड हो गए? एक कार्ड हो गया। वन कार्ड मैंने निकाल दिया तो एक कार्ड हो गया। तो अब देखो, अब कार्ड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, अब निकालोगे तो 51 में से निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ये किसके अंदर ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या फॉर्मूला है इसका, क्या डेफिनेशन है इसकी? तो P ऑफ E और F ये किसके बराबर होता है? आपने क्या लेना है? P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड में P ऑफ F। ठीक है, तो आपने E और F का इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि हमने देखा था कि ये क्या है, ये सबसेट है सैंपल स्पेस का। ठीक है, और उसके बाद किससे डिवाइड कर देना है? जो ऑलरेडी अकर हो चुका है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देना है, प्रोवाइडेड ये कि वो जो है उस एफ की प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, अब बात ये है कि चलिए कुछ डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहली बात ये कि प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ इज ऑलवेज 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी हमने डेफिनेशन देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब जो है ये एस इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है? ये एफ के बराबर है। सो दिस इज पी ऑफ एफ डिवाइड में पी ऑफ एफ यानी कि 1। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो कि P ऑफ F ओवर F जो है ये 1 होता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि अगर यूनियन आ जाए, ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ओवर F यानी कि F ऑलरेडी अकर हो चुका है तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो सेम जो हमारा A यूनियन B का फॉर्मूला है बिल्कुल वैसा ही है। क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B when F has already occurred minus probability of A intersection B when F has already occurred। ठीक है, बस आपको जो है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखना है, स्लैश करके यहाँ पे F लिखना है, यहाँ पे F लिखना है, यहाँ पे F लिखना है, बाकी डेफिनेशन वही है। ठीक, थर्ड केस भी वैसा ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट ओवर F, जैसे कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E होती है, राइट। तो यहाँ पे बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पर भी E की जगह E और F कर देना है। ये सिंपल से प्रॉपर्टी है।
ओके चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके अब इसके आगे जो भी कुछ बताऊंगी मैं, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इनका एप्लीकेशन होने वाला है, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। ओके सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो है सिंपली यही है कि जैसे P ऑफ, मान लीजिए E और F है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइड में P ऑफ F होता है, क्लियर है। दूसरे केस में अगर मैं P ऑफ F ओवर E लेती हूँ तो यहाँ पे भी देखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, P ऑफ E आ जाएगा, राइट। तो दोनों केस में यहाँ पे देख रहे हो कि E इंटरसेक्शन F यहाँ पे भी कॉमन है, E इंटरसेक्शन F यहाँ पे भी कॉमन है। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F आप जो है दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो ये कि ये P ऑफ F को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, दूसरा ये कि P ऑफ E को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो यही है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपका E और F की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली जब हमको ये दोनों प्रोवाइड किए गए होंगे तो उस केस में हमें जो है उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देना है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो देखिए सेकंड केस में जो है तीन इवेंट्स हैं आपके E, F और G, ठीक है। अब इसमें कैसे अप्लाई करोगे, तो जैसे इस डेफिनेशन को आप दिमाग में रखिए और इसको एज अ E कंसिडर कीजिए और इसको एज अ F कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी, देखो इसको मैं अगर E की तरह ट्रीट करूं और इसको जो है मैं F की तरह ट्रीट करूं, तो आप इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू P ऑफ E, E यानी कि E इंटरसेक्शन F इंटू P ऑफ F ओवर E, F हमारा क्या है, G है, और ओवर यानी क्या, E इंटरसेक्शन F। इतनी बात क्लियर है। तो अब जो है इस वाले पोर्शन पे आप डेफिनेशन लगाइए, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F, पहली डेफिनेशन ही लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, P ऑफ E डॉट P ऑफ F ओवर E, और ये बाकी का जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसको एज इट इज लिखिए, P ऑफ G ओवर E इंटरसेक्शन F, ठीक है। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कभी देखो हमको इसको देख के बड़ा कंफ्यूजन सा होता है, उससे बेहतर है कि हम जो है डेफिनेशन निकालना भी सीखें, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब ये जो है इस पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बनते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल करेंगे हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो इफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम इज not affected by occurrence of the other, then two events are called independent। दो events को हम independent कब कहेंगे, जब एक के होने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरे के होने से पहले वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसकी डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है। तो E और F जो है वो इंडिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब आपका P ऑफ F ओवर E इज इक्वल टू P ऑफ F के बराबर ही आ जाए। समझ रहे हो आप इस बात को। तो जैसे कि यहाँ पर देखो E और पहले से ही अकर हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो जो है P ऑफ F के बराबर ही आ गया। इसका मतलब ये है कि F की प्रोबेबिलिटी जो है इस E पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसीलिए तो P ऑफ F आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फिलहाल हम आधा कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि दूसरे पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो अगर F ऑलरेडी अकर हो चुका है तो P ऑफ E ओवर F कितना आ गया, P ऑफ E आ गया, ठीक है। मतलब क्या कि F के होने से ना होने से E की प्रोबेबिलिटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी चीज को ज्यादा इस डेफिनेशन से हम देखते हैं कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F, और इसको जो है हम बहुत यूज भी करते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं रहता है, ठीक है। तो वो वहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट रहता है। सो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F, ओके। दिस इज पॉसिबल जब आपका इवेंट कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, ओके। और अगर तीन इवेंट है तो
तीन इवेंट आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो तीन इवेंट के केस में क्या है कि उनको जो है ना, जैसे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B है, तो दिस इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। फिर A को हमें देखना पड़ेगा C के साथ, तो P ऑफ A डॉट P ऑफ C। फिर B को देखना पड़ेगा C के साथ, P ऑफ B डॉट P ऑफ C। ठीक है, और इन तीनों को आपस में भी देखना पड़ेगा, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C। तो जब ये चारों हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि A B C जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, मतलब वो आपस में भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए और तीनों मिलकर भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब ये वाली डेफिनेशन भी होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज इंडिपेंडेंट इवेंट। अब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, अब इसको जो है हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, इसको हम इनडायरेक्टली जो है एग्जांपल्स में यूज करते हैं। मतलब हम कभी ये नहीं कहते कि चलो सैंपल स्पेस का पार्टीशन करते हैं, ऐसा नहीं होता, अपने आप जो है सॉल्व करते हुए पार्टीशन बन जाते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है कि मान लो सेट ऑफ इवेंट्स है E1 E2 अप टू सो ऑन En, ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। ठीक है, तो पहली बात ये कि EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी क्या कि ये आपस में डिसजॉइंट है। ठीक है, आपस में ये क्या है, डिसजॉइंट है फॉर I नॉट इक्वल टू J। क्लियर है बात। दूसरी बात ये कि इन सब का यूनियन करेंगे E1 से लेकर En तक, तो ये सैंपल स्पेस देगा। अगर आप इन दोनों को समझ पा रहे होंगे तो ये क्या कहना चाह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे ये। ठीक है, तीसरी बात ये कह रहा है कि EI जो है, ईच EI जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब इसमें हम एम्प्टी सेट की बात नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर है ये बात? बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हर एक इवेंट जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम इस सेट को E1 से लेकर En के सेट को, जो इवेंट्स का सेट है, इसे हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहेंगे। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। यहाँ से दो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली है, एक है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी और एक है आपका बेस थ्योरम। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि अब हम जो है सैंपल स्पेस के एक तरह से पार्ट करने वाले हैं, पार्टीशन करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से, E1 E2 E3 एंड सो ऑन। क्लियर है ये बात? तो पहले हम जो है किसी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी चेक करते थे इस S में, अब हम क्या करेंगे, इस A की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे इस E1 में, A की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे E2 में, A की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे अप टू सॉन En में। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए? तो देखो क्या कहता है कि अगर E1 E2 En जो है वो पार्टीशन है सैंपल स्पेस S के, तो लेट A बी एनी इवेंट, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विथ S, तो हमें उस A की जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू, इस चीज को ध्यान में रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो किसके बराबर है, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर ई आई, या फिर जे यहाँ पे मैंने यूज किया है। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, यहाँ पे यूज हो रही है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने अभी कहा ना कि ए की प्रोबेबिलिटी E1 में, ए की प्रोबेबिलिटी E1 में क्या मतलब हुआ कि ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है और आपने जो है ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब क्या कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। और ऐसा हम चेक करेंगे फॉर ईच E1 से लेकर En के बीच में। ठीक है, फिर उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, आपके EJ के साथ। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? तो ये होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको भूलना नहीं है, इस डेफिनेशन को नहीं भूलना है क्योंकि ये बहुत इसकी एप्लीकेशन है। ओके, सो P ऑफ A इज इक्वल टू समेशन P ऑफ EJ इनटू P ऑफ A ओवर EJ। इतनी बात क्लियर है आपको? इसमें एक जगह पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है और दूसरी जो है जो आपकी इवेंट ऑलरेडी ऑकर हो चुकी है, या फिर आप कह सकते हैं जो पार्टीशन है उसका हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे हर एक जे के लिए करेंगे, वो सबको टोटल करेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगी उस सैंपल स्पेस एस में।
ओके, नेक्स्ट है आपका बेस थ्योरम। अब बेस थ्योरम क्या खास है बेस थ्योरम की बात, तो देखो अभी तक हम ऐसे कहते हैं कि हमारा ये सैंपल स्पेस है, इसमें बताइए इस इवेंट ए की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम क्या करते हैं, उल्टा जाते हैं। ठीक है, चलो इस तरह से आपको बताती हूँ। यहाँ पे भी हम पार्टीशन करेंगे। यहाँ पे देखो बेस थ्योरम को बस सिंपली एक बार समझ लो कि क्या है ये बेस थ्योरम। जैसे कि ये E1 E2 अप टू सो ऑन En इसके पार्टीशन है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई इसमें A होने की कितनी संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, E2 में A की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी तरह से En में A की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर टोटल निकालते हैं, वहां से हमें P ऑफ A मिल जाता है। ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चन में उल्टा पूछा जाएगा कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इतनी आई, मान लीजिए 1/2 आई, 1/3 आई, तो बताइए कि वो जो ए हुआ है वो इस E2 में से आया है। जैसे कि अगर मैं बॉल की बात करूं, जो बॉल्स वाले एग्जांपल होते हैं, तो मान लीजिए 4 बैग हैं, 1 2 3 4 बैग्स है। अब इसमें हमने मल्टी कलर बॉल्स रखे हुए हैं, जैसे कि व्हाइट बॉल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हमने कहा कि हमने जो है एक व्हाइट बॉल निकाला। ठीक है, अब बताइए कि इसकी हमने बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है मान लो। तो बताइए कि ये जो व्हाइट बॉल है ये यहाँ से आया होगा, बैग नंबर 2 से आया होगा, बैग नंबर 3 से आया होगा, कि बैग नंबर 4 से आया होगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये बैग नंबर 1 2 आपके क्या होंगे, ये आपका E1 होगा, ये आपका E2 होगा, अप टू सॉन ये आपका E4 होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या निकाल देनी है कि व्हाइट बॉल निकल चुका है, मतलब ए हमने ऑलरेडी ऑकर कर दिया है। अब आपको जो है ना इन ई आईज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब यहाँ पे उल्टा करना होता है, यही आपका बेस थ्योरम होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक इवेंट ए ऑकर हो चुका है और आपने निकालना है कि वो जो ए है वो इस ई आई में से हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। दिस इज योर बेस थ्योरम। आई होप आपको बेस थ्योरम समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि देखो क्या कह रहा है कि E1 E2 En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एसोसिएटेड विद सैंपल स्पेस। एक तरह से ये जो है एग्जॉस्टिव भी बोला है, और मैं कंसिडर करके चलती हूँ कि E1 E2 En जो है वो सारे नॉन एम्प्टी है, तो मतलब ये इसका पार्टीशन है। लेट ए बी एनी इवेंट विथ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई भी एक इवेंट हुआ है और वो नॉन जीरो है, मतलब सच में हुआ है, कुछ ना कुछ उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो P ऑफ ई आई ओवर ए, मतलब ए ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो बताइए ई आई की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। सो दिस इज इक्वल टू, अब मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगी, बस ये समझने के लिए आपको बता रही हूँ कि दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए ओवर ई आई डिवाइड में, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए ओवर ई आई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है कि उस ई आई की प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 बैग थे, 1 2 3 4, तो हर एक बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, या उस केस में 1/4 होगी, है ना, कोई भी एक बैग को चूज करने की। वैसे ई आई की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। फिर उसके बाद इस ई आई में इस ए की होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। जैसे हमने बैग 1 में से जो है व्हाइट बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, उसमें बताया गया होगा कि इतने इतने व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक, और फिर हम क्या करेंगे कि समेशन कर देंगे हर एक ई आई के लिए। ये जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, बस इस यहाँ पे तो हम मान लीजिए अगर E1 पूछा है, तो पहले वाले केस में यहाँ पे जो है P ऑफ E1 P ऑफ A ओवर E1 इतना निकाल देंगे, और लास्ट में डिवाइड में क्या कर देंगे, सब का जो है एडिशन कर देना है। मतलब यहाँ पे P ऑफ E1 P ऑफ A ओवर E1 भी होगा, प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A ओवर E2 भी होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी आपके एन तक जाएगा। क्लियर है आप लोगों को ये बात? ठीक है ना? सो इतना ध्यान में रखिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम ये आपस में एक जैसे हैं। ठीक है ना? ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। इसी चीज को आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिस इज पी ऑफ ए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब ये दो डेफिनेशन आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके,
अब जो है बेसिक सी बातें हम कंप्लीट करेंगे। रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो है रैंडम वेरिएबल की बात नहीं करी थी, अब ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सो रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज एस। तो हमने जो है सैंपल स्पेस में हमको अब जरूरत पड़ गई है। जैसे कि मान लीजिए जैसे दो कॉइन को मैंने टॉस किया, ठीक है, तो एच एच टी टी एच टी और टी एच, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अब मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट एक हेड आने की संभावना क्या है, ठीक है, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। तो सिंपली तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारे कॉइन को टॉस कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 कॉइन को टॉस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आप हर सैंपल स्पेस को नोट नहीं करोगे, राइट। तो वहां पे हमें जो है कुछ वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने x कह दिया, तो x को मैं कहती हूँ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड। क्लियर है ये बात। अब ये जो है यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो x क्या क्या वैल्यू लेगा, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन हेड मतलब x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो यहाँ पे 2 हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 2 हेड आ रहे हैं। क्लियर है बात। तो ये होता है आपका रैंडम वेरिएबल, ये वैल्यू लेता है, रियल वैल्यूड फंक्शन का है ना, तो रियल वैल्यू लेगा, जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ऐसा कुछ लेगा। लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ हेड, जो कि किससे रिलेटेड है, सैंपल स्पेस है, तो इसका जो डोमेन है वो कौन है, सैंपल स्पेस है। क्लियर है ये बात, ठीक। अब जो है ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो इसमें क्या है कि x1 x2 अप टू सो ऑन xn, ये इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये स्मॉल x1 स्मॉल x2 एंड अप टू सो ऑन xn है। अब जैसे कि ये 1 है, तो 1 का मतलब क्या था, यहाँ पे 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे कितनी है, 1 हेड किस में आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो 2/4 आ रहा है ना, तो 2/4 आ रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो इस 1 से रिलेटेड ये 2/4 है, तो इस x1 से रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटी p1 है। उसी तरह से x2 से रिलेटेड ये प्रोबेबिलिटी p2 है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, ठीक है। सो दिस इज p ऑफ कैपिटल X, इतना ध्यान में रखना है आपने। और यहाँ पे xn की प्रोबेबिलिटी, xn से रिलेटेड जो भी आपका इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, pn है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक। तो इसको हम एग्जाम्पल में और अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे ईच pi इज ग्रेटर देन 0 और सबका समेशन करेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यही आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। ओके अब आपको जो है कुछ डेफिनेशंस याद रखने हैं, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। तो पहला है आपका मीन। मीन को जो है हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी कहा जाता है। तो इसको कैसा निकाला जाता है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये एक्स आई पी आई क्या चीज है, तो देखिए अभी हमने ऊपर जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, तो इसको ध्यान में रखो। यहाँ पे क्या यूज हुआ, आपका x1 p1 x2 p2 अप टू सोन xn pn, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, वो हो जाती है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन। ओके xi pi, फिर उनको ऐड कर देना है। फिर आपका आता है वेरिएंस। क्या होता है वेरिएंस, जो है इट इज सिग्मा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस म्यू, म्यू यही है आपका मीन। ओके तो एक्स आई में से आपने म्यू को माइनस कर देना है, उसका स्क्वायर लेना है, फिर आपको जो है पी आई से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर ऐसे हर एक p1 p2 अप टू वन pn के लिए करना है, सबको ऐड कर देना, ये होता है आपका सिग्मा स्क्वायर। या तो ये यूज होगा या तो कई बार ये यूज करते हैं, मोस्टली ये वाली यूज में आती है कि एक्स आई का स्क्वायर पी आई, ठीक है, और माइनस म्यू स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये म्यू के किसके बराबर है, दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, ठीक है। तो मतलब इसी का स्क्वायर की बात चल रही है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। तो दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई माइनस, दिस इज, यहाँ पे आप जो है इस चीज को भी लिख सकते हो कि समेशन एक्स आई पी आई होल स्क्वायर। ओके इसी चीज को इस तरह से भी लिखा जाता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है आपका कि एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू पी आई,
ठीक है ना। तो जब आपका ई ऑफ एक्स था ये किसके बराबर था, समेशन एक्स आई पी आई के बराबर था। अब ये एक्स आई जो है वो चेंज होके किस में चला गया, एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर में चला गया, इसलिए इन्होंने इस ई ओवर एक्स की जगह ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, ये डिनोशन की बात है, लेकिन आपको ये मेन डेफिनेशन याद रखनी है। और इसी चीज को आप इस तरह भी कह सकते हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वे है, ये सबसे आसान तरीका है वेरिएंस की डेफिनेशन को याद करने का, कि ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई का स्क्वायर पी आई। ठीक है, माइनस और ई ऑफ एक्स कितना होता है, समेशन एक्स आई पी आई, और इसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। ओके, नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि हमने जो ये ऊपर वेरिएंस निकाला है उसी का स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बहुत सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट। दिस इज योर बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है कि देखो कोई भी एग्जाम्पल आएगा, आपने चेक करना है कि क्या वो एग्जाम्पल इस बर्नौली ट्रायल के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो कैसे हम उसकी पहचान करेंगे, तो देखो ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। तो हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जो ट्रायल्स है, मतलब जो भी हम वो इवेंट करते हैं, वो जो है वो बर्नौली ट्रायल्स कब कहलाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 कॉइन को टॉस कर दिया, ठीक है, तो वो जो टॉस कर रहे हैं वही ट्रायल्स है। ओके, सो देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। हम जो है कुछ फाइनाइट नंबर के लिए उस ट्रायल को करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कॉइन को टॉस करूंगी 100 टाइम्स, इस तरह से 10 टाइम्स, तो ये 110 ये क्या है, ये फाइनाइट नंबर है, उतनी बार हम इसको करेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात कह रहा है कि ईच ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने पहली बार में कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हेड और टेल आया, उसमें से कुछ भी आया। फिर सेकेंड टाइम मैंने फिर से कॉइन को टॉस किया, तो जो सेकेंड टाइम मैंने टॉस किया ये पहले वाले टॉस पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसका वापस से अपनी प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल आने की, इस पहले वाले पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि ईच ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। फिर कह रहा है कि ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेल्यूर। ठीक है, तो जैसे हेड टेल में मैंने डिसाइड कर दिया कि अगर हेड आया तो सक्सेस होगा और टेल आया तो फेलियर होगा, तो इसमें 2 बातें होंगी। फिर जैसे कि अगर डाइस की बात है, ठीक है, अगर मैं डाइस की बात करूं तो मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि चलो अगर 6 आया तो सक्सेस होगा, और 6 के अलावा कुछ भी आया तो फेलियर होगा। बात समझ रहे हो, अदर देन 6 आया तो फेलियर होगा। तो इसमें 2 चीजें होनी चाहिए, एक सक्सेस होना चाहिए, एक फेलियर होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, जब एग्जाम्पल में दिया जाएगा कि ये आने का सक्सेस है, ये आने का फेलियर है। ठीक, चौथा क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। फिर से वही बात है कि हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी सेम रहनी चाहिए, सक्सेस की भी और फेलियर की भी, बदलनी नहीं चाहिए। तो उस केस में हम ऐसे ट्रायल को बर्नौली ट्रायल कहते हैं, और फिर वहां पे हम यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर हम यूज करेंगे। तो ये क्या होता है कि P ऑफ x इज इक्वल टू आर, मतलब आपका रैंडम वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, उसके लिए ये वाली डेफिनेशन यूज कर देनी है, क्या कि NCR इंटू पी की पावर आर Q की पावर n माइनस आर, जहां पे Q आपका 1 माइनस पी होता है। अब आपका जो P है ना, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपकी सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 माइनस सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो आपकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और उसी को हम Q से डिनोट करते हैं, राइट। और इनकी पावर यहाँ पे NCR, ये R जो भी आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसके लिए ये R यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगेन वी विल सी दिस इन एग्जाम्पल। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी आपके बर्नौली ट्रायल वाले एग्जाम्पल आए तो वहां पे आपने ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कर देना है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो ये समरी था आपका 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका
कि 10% of the bulbs produced in a factory are of red color and 2% are red and defective. If one bulb is picked at random, determine the probability of its being defective if it is red. ओके तो यहाँ पे जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि वो डिफेक्टिव होगा। ओके दिस इज डिफेक्टिव। और इफ इट इज रेड तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि वो बल्ब पहले से क्या है, रेड कलर का है। क्लियर है। तो इसमें आपको दो इवेंट समझ में आ गए हैं, एक है कि आपका जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। अब बी जो है वो है आपका बल्ब कैसा है, रेड है। तो बस इसी चीज को लिखेंगे कि ए जो है बी द इवेंट दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका दैट द बल्ब इज रेड। ये बाकी वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे रेड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये इस तरह से हमें क्या पूछा गया है कि P ऑफ A ओवर B। अब आपको पता है कि P ऑफ A ओवर B का फॉर्मूला क्या है, दिस इज P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड में P ऑफ B, करेक्ट है। ओके सो P ऑफ A ओवर B कितना आ जाएगा। अब देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि वो डिफेक्टिव भी होगा और रेड भी होगा, और ये चीज उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि 2% आर रेड एंड डिफेक्टिव, ठीक है। तो 2% क्या है, रेड और डिफेक्टिव है। तो 2% का मतलब आप समझ रहे हो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये 2% दे रखा है, मतलब 2/100 है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि 10% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री आर ऑफ रेड कलर। तो P ऑफ रेड कौन सा है, B। तो P ऑफ B कितना दे रखा है, 10 डिवाइड में 100, ठीक है। तो बस अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, हमारे पास A इंटरसेक्शन B है और B है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका P ऑफ A ओवर B कितना हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड में P ऑफ B, यानी कितना कि 2/100 डिवाइड में 10/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, 2/10 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना है, 1/5। तो इस तरह से ये होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके 11th क्लास वाले प्रोबेबिलिटी में हम सिंपल से प्रोबेबिलिटी निकालते थे, वहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं थी, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 3 मशीन्स हैं, E1 E2 E3, okay, in a certain factory produce 50%, 25%, 25% respectively of the total daily output of electric tubes। अच्छा तो 3 फैक्ट्री हैं E1 E2 E3, और ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, आपकी कुछ इलेक्ट्रिक ट्यूब्स करती हैं, जिसमें से E1 जो है वो 50% करता है, E2 25% करता है, E3 जो है 25% करता है, टोटल 100 हो रहा है। It is known that 4% of the tubes produce one each of the machine E1 and E2 are defective। अच्छा तो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक ट्यूब्स E1 और E2 द्वारा बनाए जा रहे हैं, जितना भी वो बना रहे हैं उसमें से 4% कैसे निकलते हैं, डिफेक्टिव निकलते हैं। E1 में भी 4% और E2 में भी 4%, एंड 5% ऑफ दोज प्रोड्यूस ऑन E3 आर डिफेक्टिव। और E3 जितना प्रोड्यूस करता है, कितना करता है, 25%, तो उसमें से 3% जो है, सॉरी 5% जो है वो डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक ट्यूब्स बनाता है। इफ वन ट्यूब्स इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, तो एक दिन क्या किया कि एक ट्यूब को पिक कर दिया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। ओके तो कैलकुलेट करना है कि ये आपका डिफेक्टिव निकलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि ये क्वेश्चन आपका टोटल प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन भी नहीं है, इसने सिर्फ ये कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि इलेक्ट्रिक ट्यूब कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा। और ये जो डिफेक्टिव है ये एक्चुअली 3 फैक्टरीज से आ रहा है, E1 से भी हो सकता है, E2 से भी हो सकता है, E3 से भी हो सकता है। तो हमने सिर्फ क्या निकालना कि प्रोबेबिलिटी कि वो इलेक्ट्रिक ट्यूब डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो मतलब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल पहले तो हम जो है इलेक्ट्रिक ट्यूब को का डिफेक्टिव होने की जो इवेंट है इसको डिफाइन करते हैं। तो डी को हम मान लेते हैं कि डी बी द इवेंट
ठीक है, इवेंट दैट कि आपका जो पिक्ड इलेक्ट्रिक ट्यूब है, ओके, पिक्ड इलेक्ट्रिक ट्यूब, ये कैसा है, दिस इज डिफेक्टिव, ओके, इसको मिटा देते हैं, सो दिस इज डिफेक्टिव। और आपको इसी की क्या निकाल देनी है, प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है, हमें निकालना है पी ऑफ डी, ये कितना है। अब देखो E1 E2 E3 ये फैक्ट्रीज कितना परसेंट ट्यूब को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो हम मान लेते हैं E1 जो है, इसी को हम मान लेते हैं, या फिर चलो E1 ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि फैक्ट्री का ही नाम E1 है, तो हम यहाँ पे A1 कर देते हैं, ठीक है। सो लेट A1 बी ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1, ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1, ठीक है। उसी तरह से आपका A1 A2 क्या हो जाएगा, ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E2। उसी तरह से आपका A3 कितना हो जाएगा, ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E3। अब ये हमको गिवन है इसलिए मैंने फिलहाल इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। दूसरी क्या चीज दे रखी है कि अगर E1 की हम बात करें तो उसमें से 4% जो है वो डिफेक्टिव निकल के आता है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा पूछा गया है कि ट्यूब जो है वो कैसा है, डिफेक्टिव है, प्रोवाइडेड कि अगर वो E1 द्वारा बनाया गया है तो ये जो 4% दे रखा है, दिस इज व्हाट P ऑफ D ओवर A1, ये कितना दे रखा है, 4%, यानी कि 4/100। ये चीज आप समझ गए। इसका क्या मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक ट्यूब जो है वो डिफेक्टिव निकला है, प्रोवाइडेड कि वो E1 फैक्ट्री में बना गया है, ठीक है। तो A1 किसको रिप्रेजेंट करता है कि ट्यूब्स प्रोड्यूस्ड इन E1 फैक्ट्री। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ D ओवर A2, ये भी आपका कितना दे रखा है, 4/100 दे रखा है। P ऑफ D ओवर A3, अब जो है E3 में कितने परसेंट डिफेक्टिव आ रहे हैं, तो 5% ट्यूब्स डिफेक्टिव आ रहे हैं, 5/100। ये चीज आपको क्लियर है। अब बताइए P ऑफ A1 कितना होगा। P ऑफ A1 का मतलब है कि कितनी ट्यूब्स जो है वो E1 प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज 50/100। P ऑफ A2 कितना हो जाएगा, दिस इज 25/100। और P ऑफ A3 कितना हो जाएगा, दिस इज 25/100। ये हो गया। अब ये सारी चीजें हमें मिल चुकी है, अब हम यूज कर सकते हैं आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। अब आपको पता है व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी, तो P ऑफ D इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ P ऑफ AIs इनटू P ऑफ D ओवर AIs, यही होता है आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। सो विच इज इक्वल टू, अब देखो आपने सिर्फ क्या कर देना है, दिस इज नथिंग बट P ऑफ A1 इनटू P ऑफ D ओवर A1 प्लस P ऑफ A2 इंटू P ऑफ D ओवर A2 प्लस P ऑफ A3 इंटू P ऑफ D ओवर A3। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई इंसान लॉजिकली सॉल्व करेगा तो वो भी कर सकता है, उसे भी पता है कि P ऑफ A1 की जगह हम क्या रखेंगे, 50/100, और इसी का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज डिफेक्टिव निकल रहा है, तो 4/100। वो लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, दिस इज योर 25/100 इंटू P ऑफ D ओवर A2, ये कितना हो जाएगा आपका, दिस वॉज ऑल्सो 4/100 प्लस दिस इज 25/100 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, कितना दे रखा था ये, 5/100, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1/2 है, इंटू 1/25 हो जाएगा, प्लस ये भी 1/4 है, इंटू 1/25 प्लस 1/4 इंटू 1/20। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज 0.0425। आई होप आपको क्वेश्चन ऑन दिस टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर देखिए कैसा पूछा गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे यहाँ पे डिफेक्टिव, तो एक की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दिया जाएगा कि इफ इट इज समथिंग, ओके, इसके आगे इफ होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में इफ नहीं होगा, क्लियर है। और उसके बाद आपको जो है दो
प्रोबेबिलिटीज दे रखी होंगी। एक तो जो मेन होगा, जैसे कि यहाँ पे P ऑफ A1 है, फिर दूसरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखा होगा कि अगर A1 में बनाई गई ट्यूब्स हैं तो बताइए, और उसका जो है डिफेक्टिव होने की परसेंटेज इतनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ओके, तो आई होप आपको जो है टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी आ चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस टाइप का है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 10 थ्रोज ऑफ अ फेयर डाई अ स्कोर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 विल बी ऑब्टेन्ड इन एटलीस्ट 8 ऑफ द थ्रोज। ये प्रोबेबिलिटी मांग रहा है कि अगर हमने 10 बार डाई को थ्रो किया, ठीक है, तो उसमें से जो 3 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 3, 6 और हाँ 3 और 6, ठीक है, तो ये जो है ऑप्टेन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इन एटलीस्ट 8 थ्रो ऑफ द डाइस, ठीक है। तो कम से कम 8 बार अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें जो है 3 के मल्टीपल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? तो इसमें आपका एक्चुअली हमने जो बाइनोमियल ट्रायल की बात करी थी ना, तो उसका कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सपांशन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखो, आपको ये तो पता है कि यहाँ पे सक्सेस का क्या मतलब है। ओके, अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस का मतलब है कि 3 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 3 और 6, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 6 कितना हो जाएगा? देखो, और है तो मतलब ऐड होगा। 3 की कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/6। 6 की कितनी? 1/6, यानी कि P ऑफ 3/6 कितना? 2/6, यानी कि आप इसको 1/3 कह सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, याद है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/3, यानी कि कितना? 2/3। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ थ्रीज इन 8 ऑफ द थ्रोज। अब ये एटलीस्ट 8 बोल रहा है कि कम से कम 8 बार। तो ये जो कितने टाइम्स, ठीक है, वो हम डिनोट करते हैं आर से, कि कितनी बार में जो है इसने क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस की बात करी है, कि आर सक्सेसेस, ठीक है, इन 10 थ्रोज। अब एटलीस्ट बोला है तो आर जो है वो क्या क्या होगा? आर एक बार 8 होगा, एक बार आपका 8, 9, 10 होगा। तो इसमें हमें 3 कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आर को क्या ले लिया मैंने? 8 ले लिया, ठीक है। तो आर ले लिया मैंने 8। तो 8 टाइम्स में आपका जो है मल्टीपल ऑफ 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि हमें निकालना है P ऑफ R निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपको याद है कि दिस इज NCR, P की पावर R और Q की पावर कितना? N-R, ठीक है। अब देखो यहाँ पे N कितना है? 10 है, तो 10CR P की पावर, अच्छा P कितना है? P है आपका 1/3, P मतलब सक्सेस होता है, तो ये हो जाएगा आपका P की पावर R, और फेलियर कितना है? 2/3, ये हो जाएगा आपका 10 - R, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान देखेंगे कि यहाँ पे बाइनोमियल ट्रायल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको याद है बाइनोमियल ट्रायल कैसे है, कि देखो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ थ्रोज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। यहाँ पे सक्सेस और फेलियर दो चीजें दिख रही है हमको, ठीक है। सक्सेस का हमें पता है 1/3, फेलियर का पता है 2/3। जब भी आप डाई को थ्रो करेंगे तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ये कुछ कंडीशन थी, वो यहाँ पे साफ नजर आ रही है, ठीक है। अब हम जो है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 सक्सेस, ठीक है, 8 सक्सेस का कितना हो जाएगा? एक तो प्रोबेबिलिटी जब हम आर को 8 लेंगे, एक प्रोबेबिलिटी जब हम आर को 9 लेंगे, और एक प्रोबेबिलिटी जब हम आर को 10 लेंगे। बस अब इनको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो P ऑफ 8 कितना आ जाएगा? दिस इज 10C8, 1/3 की पावर 8, 2/3 की पावर 2, ठीक है, प्लस 10C9, 1/3 की पावर 9 और 2/3 की पावर 1, प्लस 10C10, 1/3 की पावर 10 और इसकी पावर 0, यानी कि 1, ठीक है। अगेन अगर आप जब इन सब को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर,
ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज 201 डिवाइड में 3 की पावर 10। ओके, मैं बस आपको समझाना चाहती हूँ कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेशन खुद करेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑन बाइनोमियल ट्रायल आल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज़ के ऊपर है। ओके, अब ये टिकट्स के ऊपर है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सपोज 10,000 टिकट्स आर सोल्ड इन अ लॉटरी ईच फॉर ₹1। 10,000 टिकट जो है वो सोल्ड की करी है और हर एक टिकट की जो कीमत है वो कितनी है, ₹1 है। फर्स्ट प्राइज इज ऑफ 3,000, पहला जो इनाम मिलेगा वो 3,000 का मिलेगा। सेकेंड प्राइज जो है वो 2,000 का मिलेगा। देर आर 3 थर्ड प्राइजेस, तो पहला फर्स्ट प्राइज जो है वो आपका कितना है, 3,000 का है। फिर सेकेंड प्राइज जो है वो आपका कितना है, 2,000 का है। और फिर आपका जो थर्ड प्राइज है, तो इसमें 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन मतलब 3 प्राइज दे रहे हैं, कितने, 500 के ईच, 500 500 500। ओके, इफ यू बाय 1 टिकट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। ओके, तो जब आप एक टिकट को खरीदते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। ओके, तो जब भी ये एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहे हैं। ओके, और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने कहाँ पे पढ़ी है, जब हम यही ऊपर अभी मैंने आपको बताया था, ये एक्चुअली स्टैटिस्टिक का भी पोर्शन है, तो वहाँ पे हम मीन वैल्यू पूछ रहे हैं। ओके, आपको याद है कि जो आपकी म्यू है इसी को ई ऑफ एक्स कहते हैं हम, और ई मतलब होती है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू को यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो देखो सबसे पहले तो फिर हमें इसका जो है टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्स क्या होगा, एक्स है आपका यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो एक है जैसे कि आपका 3,000 की लॉटरी लगी है, दूसरा है आपका 2,000 का, तीसरा है आपका 500 का, और चौथा एक हो जाएगा आपका 0, कि मतलब बिल्कुल भी प्राइस नहीं लगा है। फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा आपका प्राइस का। ठीक है, तो मैं लिखूंगी नहीं, लेकिन आप लिख लीजिए कि रैंडम वेरिएबल डिनोट्स हियर द प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि आपको जो है कोई भी प्राइस नहीं मिला। फिर दूसरा हो जाएगा कि आपको जो है 500 का प्राइस लगा हुआ है। तीसरा मिलेगा आपको 2,000 का प्राइस मिलेगा, और चौथा है कि 3,000 का प्राइस मिलेगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 प्राइस मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब देखो 10,000 टिकट्स हैं। ठीक है, 10,000 टिकट्स में से कितने प्राइस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, 5 लोगों को प्राइस मिल रहे हैं, बाकी लोगों को प्राइस नहीं मिलेगा। तो कितना बचा, तो दिस इज 9995, 9,995 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 10,000। समझ रहे हो आप इस बात को, ये मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अब 500 कितने लोगों को लग रहा है, तो 1 2 3, 10,000 में से कितने लोगों को लग रहा है, 3, तो 3/10,000। उसके बाद 2,000 कितने को लग रहा है, एक इंसान को लग रहा है 10,000 में से। ठीक है, और 3,000 कितने को लग रहा है, ये भी फिर से एक इंसान को लग रहा है 10,000 में से। तो ये तो प्रोबेबिलिटीज हो गई। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, तो म्यू कह लो या फिर ई ऑफ एक्स कह लो, ये कितना होता है आपका, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, एंड सो ऑन। तो पहला तो हो जाएगा आपका 0, ठीक है, इंटू दिस 0 ही हो जाएगा। फिर आपका 500 इंटू 3/10,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2,000 इंटू 1/10,000 हो जाएगी। फिर प्लस 3,000 इंटू 1/10,000। क्लियर है इतनी बात। इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.65 रुपीज। ओके, रुपीज है। क्लियर है। ओके, तो अगर आप एक टिकट खरीदते हो तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि एन अर्न कंटेन्स m वाइट एंड n ब्लैक बॉल्स। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जरा थ्योरम टाइप का है।
ओके, लेकिन आसान है। तो एक बैग होगा जिसमें m वाइट बॉल है, ठीक है, और n ब्लैक बॉल्स है। देखते हैं आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज पुट बैक इनटू द अर्न अलोंग विथ k एडिशनल बॉल्स। अब इन्होंने क्या किया कि आपकी जो है, चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं। m जो है वो वाइट बॉल्स है, ठीक है, और n जो है वो कैसी है, ब्लैक बॉल्स है। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी m में से या फिर n में से कोई भी एक रैंडम बॉल इन्होंने लिया, ठीक है, और बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज पुट बैक इनटू द अर्न अलोंग विथ k एडिशनल बॉल्स। तो जैसे मैंने m लिया, m में से कोई भी एक ले लिया बॉल, ठीक है, और वापस से इसी, अच्छा ये दोनों एक ही बैग में है, ओके, अलग अलग बैग में नहीं, एक ही बैग में है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में व्हाइट बॉल आ गया, तो मैं क्या करूंगी, के एडिशनल व्हाइट बॉल्स को वापस से इसमें डाल दूंगी, ठीक है, ऑफ द सेम कलर एज दैट ऑफ द बॉल ड्रॉन। अ बॉल इज अगेन ड्रॉन एट रैंडम, फिर से जो है एक बार हम जब हम के एडिशनल बॉल डालते हैं उसके बाद वापस से हम बॉल निकालते हैं, शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल नाउ डज नॉट डिपेंड्स ऑन के। तो अब हमें ये बताना है कि अब जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे व्हाइट बॉल निकालने की, तो वो के पर डिपेंड नहीं करेगा। के पर मतलब कि जो हमने इसमें एडिशनल डाली थी इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमको मान लीजिए मैंने व्हाइट बॉल चूज करी, ओके, अगर ये वाली बॉल चूज करी, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसमें के व्हाइट बॉल्स को क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी, क्लियर है। तो अब टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी हमारे पास, तो m प्लस के तो व्हाइट हो जाएंगी, ठीक है, और n जो है वो ब्लैक ही रहेंगी। अब मान लीजिए अगर मैंने जो बॉल उठाया वो ब्लैक कलर का था, तो मुझे फिर के ब्लैक बॉल को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास n प्लस के, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपकी ब्लैक बॉल, और m जो है वो व्हाइट बॉल ही रहेंगी। तो चलिए अब हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए जैसे E1 है, E1 को हम कहेंगे कि जो फर्स्ट बॉल है, क्योंकि फर्स्ट फिर बाद में सेकंड बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो जो फर्स्ट बॉल ड्रॉन है वो एक्चुअली कौन से कलर की है, दिस इज ऑफ वाइट कलर, ठीक है। E2 को हम मान लेते हैं कि जो हमने पहली बॉल जो है वो ड्रॉ करी तो वो ब्लैक कलर की है, क्लियर है। और E3 को मान लेते हैं हम कि जो सेकेंड बॉल हमने ड्रॉ करी, ठीक है, सेकेंड बॉल जो हमने ड्रॉ करी वो व्हाइट कलर की, और यही हमको पूछा गया है, ठीक है। तो हमें एक्चुअली P(3) निकालना है कि P(3) कितना है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब देखो P(E1) कितना है, तो P(E1) है आपका, जब हम व्हाइट बॉल इनिशियली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, m डिवाइड में m प्लस n। और P(E2) कितना, P(E2) है आपका n डिवाइड में m प्लस n। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखो क्या पूछ रहा है, P(E3) पूछ रहा है। अब देखो E3 कब आएगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। E3 कब आ रहा है, जब हमने एक बार व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकाल दिया या फिर ब्लैक बॉल ऑलरेडी निकाल दिया, मतलब जो आपकी E3 है वो इन दोनों पर डिपेंड करेगी, क्लियर है। तो P(E3) किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज P(E1) into P(E3) when E1 has already occur। जब हमने जो है पहले व्हाइट बॉल निकाला तब जो है व्हाइट बॉल आने की संभावना कितनी, या फिर P(E2) into P(E3) over E2, यानी क्या कि जब हमने ब्लैक बॉल निकाला तब व्हाइट बॉल आने की संभावना कितनी। ये सब दोनों को जब हम टोटल करेंगे तभी तो मुझे व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, राइट। तो P(E1) कितना है, P(E1) है आपका, क्या बताया था, m डिवाइड में m प्लस n। और P(E3) ओवर E1 कितना है, तो देखो जब आपने E1 मतलब व्हाइट बॉल निकाला था तो उस टाइम पे k व्हाइट बॉल ऐड कर लिए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे P(E3) ओवर E1 कितना हो जाएगा, अब टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी हो गई, m प्लस k हो गई, और टोटल बॉल्स कितनी हो गई, m प्लस n प्लस k हो गई। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो ये कितना है, दिस इज m प्लस k डिवाइड में m प्लस n प्लस k, क्लियर है। प्लस अब
P ऑफ E2 कितना है, तो P ऑफ E2 है आपका n डिवाइड में m प्लस n। उसी तरह से अगर ब्लैक बॉल हमने ड्रॉ करी फर्स्ट टाइम में, तो उस टाइम में व्हाइट बॉल आने की संभावना कितनी, तो P ऑफ E3 ओवर E2। अब देखो व्हाइट बॉल तो इस टाइम पे सेम ही रहेंगे, यानी कि m ही रहेगा, बस टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, m प्लस n प्लस k। और ये k कौन सी है, जो हमने ब्लैक एक्स्ट्रा k बॉल्स डाली गई है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज m अपॉन m प्लस n प्लस k। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगेन आई विल से कि अगर आप एक बार खुद इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको मिलेगा दिस इज m डिवाइड में m प्लस n, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन का पोर्शन है। तो देखो यहाँ पे कहीं पर भी k नहीं है, तो इसीलिए आपकी जो P ऑफ E3 है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ k। तो आप चाहे k वाइट बॉल ऐड करो, चाहे k ब्लैक बॉल ऐड करो, इसका जो है प्रभाव P ऑफ E3 पर नहीं पड़ता है। इतने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, अ लेटर इज नोन टू हैव कम फ्रॉम आइदर टाटा नगर और फ्रॉम कलकत्ता। एक लेटर आया है, या तो वो टाटा नगर से हो सकता है या तो वो कलकत्ता से हो सकता है। ऑन द एनवलप जस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर टी आर विजिबल। तो लेटर के ऊपर जो है हमें केवल 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर दिखाई दे रहे हैं, टी। अब टी जो है टाटा नगर में भी हो सकता है और कलकत्ता में भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज फ्रॉम टाटा नगर। तो ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उस लेटर की टाटा नगर से आने की। तो देखो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है। देखो 2 जगह है, एक तो है आपका टाटा नगर, दूसरा है आपका कलकत्ता, ठीक है, दिस इज कलकत्ता, ओके। अब इनमें से हमने लेटर लिया है, या तो वो यहां से लिया है या तो यहां से लिया है, हमने लेटर ले लिया, ठीक है। लेटर की खास बात क्या है कि उस पर टीए विजिबल है। सवाल ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये लेटर जो है वो टाटा नगर से, मतलब रिवर्स में पूछा है। तो जब भी ऐसे रिवर्स में क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा थियरम आएगा, तो बेस थियरम यहाँ पे यूज होगा। तो बेस थियरम का क्वेश्चन है, इतनी बात क्लियर है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम इवेंट डिफाइन कर देते हैं। तो E1 मान लो कि जो आपका लेटर आया है वो कहाँ से आया है, वो टाटा नगर से आया है, ठीक है। और E2 हम किसको मान लेंगे कि E2 जो है, जो लेटर है वो कहाँ से आया है, आपका कलकत्ता से आया है, ठीक है, कलकत्ता से आया है। अब आप बता सकते हैं कि P ऑफ E1 कितना होगा। तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो हाफ हो जाएगी, है ना, कि टाटा नगर से आने वाली लेटर की प्रोबेबिलिटी 1/2 और कलकत्ता से आने वाली लेटर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब सवाल क्या है, सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज फ्रॉम टाटा नगर, ओके। तो इन्होंने ये बोला है कि हमारा सबसे पहले तो हमें E3 भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका लेटर आया है, उसकी खास बात क्या है कि उस पर TA विजिबल है। तो इस चीज को हम E3 ले लेते हैं, ठीक है। तो E3 बी इवेंट ऑन द लेटर that this letter has 2 consecutive लेटर, क्या है वो, TA है। तो इस लेटर का जो प्रोबेबिलिटी है उसे, उस इवेंट को हम नाम देते हैं E3। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब ये जो E3 है, या तो वो E1 से आ सकता है या तो E2 से आ सकता है, ठीक है। तो देखो P ऑफ E3 ओवर E1 कितना हो जाएगा, कि ये जो लेटर है जिसपे 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर TA हमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपका टाटा नगर से है, तो ये हो जाएगा आपका PE3 ओवर E1। ये कितना हो जाएगा, तो पहले ये देखो कि टाटा नगर में कितने कॉन्जिक्यूटिव लेटर आपको दिखाई देंगे। तो पहले बताओ लेटर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कॉन्जिक्यूटिव कितने हो जाएंगे, सो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे आपके 1, फिर 2, फिर 3, अच्छा इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं, 3 4 5 6 7 8। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। लेटर तो इसमें टोटल 9 है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव लेटर कितने हैं, तो 8 हैं,
ठीक है। वैसे इसमें कॉन्जिक्यूटिव लेटर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 7 हो जाएंगे, है ना। देख लो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। ये इसके क्या है, कॉन्जिक्यूटिव लेटर है। जैसे TA, फिर AN, फिर NA, फिर AG, फिर GA, AR, ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर है। अब देखो टाटा नगर में टोटल कॉन्जिक्यूटिव लेटर कितने बताए हमने, 8 बताए, और उसमें से TA कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। एक ये आ रहा है TA और एक ये आ रहा है TA, तो यहाँ पे 2/8 हो जाएगा कि आपका जो लेटर जिसमें TA आ रहा है वो टाटा नगर से होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/8। ठीक है। फिर है आपका E3/E2, यानी कि आपका जो लेटर है वो कलकत्ता से आया है जिसपे TA का कॉन्जिक्यूटिव लेटर दिखाई दे रहा है। तो टोटल कितने हैं इसमें कॉन्जिक्यूटिव लेटर, 7, और TA कितनी बार आ रहा है, तो 1 बार आ रहा है, ये लास्ट में। क्लियर है आप लोगों को ये बात। तो P ऑफ E3/E2 कितने आ गए, 1/7 आ गए। अब यहीं पर हमारा चैलेंज होता है कि ये P ऑफ E3/E1 और E3/E2 निकालना, ठीक है, और E3 को डिफाइन करना। क्लियर है ना आप लोगों को ये चीज। तो सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है उल्टी, कि वो टाटा नगर से आया है। ठीक है, द लेटर इज फ्रॉम टाटा नगर, तो टाटा नगर से आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो उल्टा पूछा है ना इन्होंने, तो यहाँ पे बेस थ्योरम। ठीक है, यानी क्या इन्होंने क्या पूछा है कि टाटा नगर से आने वाला, यानी कि P ऑफ E1, और ये लेटर आ चुका है, यानी कि E3 जिसमें कॉन्जिक्यूटिव लेटर है TA, ये आ चुका है, इसकी टाटा नगर से आने की संभावना कितनी, तो रिवर्स में पूछा है, P ऑफ E1 पूछा है, तो यहाँ पे बेस थ्योरम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगता है कि P ऑफ, ये E1 E3 है, तो यहाँ पे P ऑफ E1 हो जाएगा, और ये रिवर्स हो जाता है P ऑफ E3/E1। नीचे क्या होती है, नीचे होती है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि P ऑफ E1 डॉट P ऑफ, ये कितना हो जाएगा, P ऑफ E3/E1 प्लस P ऑफ E2 डॉट P ऑफ E3/E2। अगर यहाँ पे ये E1 E3 E2 अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप इस E3 को ना कुछ अलग नाम भी दे सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, ए नाम दे दो तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा लिखते हुए। ओके, फिर इसमें आप पुट कर देंगे तो P ऑफ E1 कितना है, तो 1/2 है। ठीक है, P ऑफ E3/E1 कितना है, तो ये है आपका 2/8। क्लियर है, और यहाँ पे ऐड करो तो 1/2 इंटू 2/8 प्लस फिर से 1/2 इंटू 1/7। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। सबको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7/11। तो ये क्वेश्चन था आपका बेस थ्योरम के ऊपर, जब भी आपको रिवर्स में क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देर आर 5 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 5। अच्छा, अब कार्ड्स हैं तो 52 वाला कार्ड्स नहीं है, ये जस्ट कोई भी रैंडमली कोई भी कार्ड्स है। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक इन पे नंबर लिखे गए हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड्स जो है इन्होंने ड्रॉ किया है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब जैसे 2 कार्ड्स निकाल दिए, फिर बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो वापस से हम 2 कार्ड उसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 कार्ड्स ड्रॉन। तो x जो हमें रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है वो क्या है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है मीन और वेरिएंस से रिलेटेड है। तो ये लेंदी होते हैं क्वेश्चन बट आसान होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे कार्ड के ऊपर क्या क्या हो सकता है। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो समेशन क्या क्या हो सकता है, सम क्या हो सकता है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो 1 + 2 हो सकता है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो या तो 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 1 + 4 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 6 हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 4 और 5। देखो 5 + 5 नहीं आएगा क्योंकि 2 कार्ड्स ले रहे हैं ना, तो रिपीटेशन तो उन पे है नहीं, तो 6 7 8 9 ये हो जाएगा समेशन ऑफ द नंबर्स ऑन द कार्ड्स।
अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे। तो देखो जैसे मैंने दोनों कार्ड्स साइमल्टेनियसली नहीं निकाल रहे, कैसे निकाल रहे हैं कि ये 5 कार्ड है आपके, ठीक है, और इनमें से पहले ये कार्ड निकाला, फिर ये कार्ड निकाला, ठीक है, कोई भी ऐसे कोई भी 2 कार्ड्स हमने निकाले। जैसे पहले ये वाला कार्ड निकाल दिया तो इसकी निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। अब जब हम ये दूसरा वाला निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड निकाल रहे हैं, पहले ये निकाल रहे हैं फिर दूसरा निकाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट कहा गया है। अब बात करते हैं कि 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो देखो 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी आपकी, एक तो जैसे कि 1 और 2 आ सकता है, और फिर 2 और 1 आ सकता है, ठीक है ना। पहला कार्ड 1 होगा, दूसरा कार्ड 2 होगा, फिर पहला कार्ड 2 हो सकता है या फिर दूसरा कार्ड 1 हो सकता है। इस तरह से आपको ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, तो मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी अगर लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्ड्स ना, या तो 1/5 इंटू 1/4, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 की बात कर रही हूँ तो 1 आने की संभावना कितनी, 1/5, और 2 आने की संभावना कितनी, 1/4, ये इतनी हो गई। फिर प्लस 2 1, ये कितनी हो जाएगी, 1/5 इंटू 1/4, ठीक है। ओवरऑल इसी चीज को मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2 इंटू 1/5 इंटू 1/4, यानी कि इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं 2/20। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 में से 20 आप जो है पूरा सेट बना सकते हो, फिर उसमें से डायरेक्टली 2/20 लिख सकते हो, चाहे तो आप ये काम भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चलो, इतना सेट अगर बनाने में आपको जो है आलस आ रहा है तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हो। अब देखो 4 कब आ सकता है, 4 कब आ सकता है, या तो 1 3 होगा, या तो 3 1 होगा, तो इसमें भी वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 आने की, कितनी, यहाँ पे भी 2/20 आ जाएगी, सेम यही वाला है, ठीक है। या तो 1, तो 1 की 1/5 और 3 की 1/4, उसी तरह से रिवर्स में इसकी 1/5 इसकी 1/4 यानी कि 2/20। अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 कब आएगा, 5 आएगा जब आपका 2 3 होगा, या फिर 3 2 होगा, 1 4 होगा, या तो 4 1 होगा, यानी कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह से आएंगे। और प्रोबेबिलिटी वही है, पहले की 1/5 और दूसरे की 1/4, ये कितनी बार आ रहा है, ये 4 टाइम्स आ रहा है। क्लियर है ना, तो इसकी मैं डायरेक्टली 4/20 लिख दूं। क्लियर है, मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे तो आप 20 का सेट बना सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 6 कब आएगा, जब आपका होगा 2,4 4,2 और 1,5 और 5,1, ठीक है। तो इसमें भी 4 आ रहे हैं, तो 4/20। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 7 कब आएगा, 7 आएगा जब आपका 3,4 4,3 5,2 2,5, इसमें भी 4/20 आ रहा है। 8 कब आएगा, 8 आएगा जब आपका 3 5 5 3, इसके अलावा कोई दूसरा 8 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 2/20। 9 कब आएगा, 4 5 5 4, तो यहाँ पे भी 2/20। ये आ गई आपकी सारी प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/20 2/20 4/20 4/20 4/20 2/20 2/20। इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर है। अब ये क्या बोल रहा है कि मीन और वेरिएंस निकालना है। क्लियर है, तो मीन कितना आ जाएगा, ओके, यहाँ पे मैंने जगह कम छोड़ दी, तो मीन कितना आ जाएगा, मीन आएगा 3 इंटू 2/20 4 इंटू 2/20 5 इंटू 4/20 6 इंटू ये, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ओके, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, आप इसको जस्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या निकालना होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना होता है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स माइनस आपका जो भी मीन आया है, या फिर आप इसी चीज को समेशन एक्स पी एक्स भी कह सकते हो, ये तो आपका मीन ही है, मीन तो आप निकाल चुके होंगे यहाँ ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो आपका एक्स स्क्वायर है, मतलब 3 का
हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, 25, 36, 49, 84 और 81, सॉरी 64 और 81। तो इनको जो है इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कर दीजिए, उसमें से मीन को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका वेरिएंस आ जाएगा। इसका आंसर है 3। ठीक है, आप ये मत कहिएगा कि मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, इसलिए मैं आपको मेथड बता रही हूँ। कैलकुलेशन वाला पोर्शन आप स्वयं करेंगे। तो इस तरह से आप मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और आपकी थियरी देखी हमने प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, सो दिस वाज योर समरी ऑफ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको जो है ये समरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोनिक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।